Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss again pay fixation part 4. Today, I will discuss fundamental rule 22I-B1 and fundamental rule 22I-B2. In this part, I will discuss, you see the rule position already I have given. Fundamental rule 22IB1, same post before or different post on same pay level. So how to give the pay protection. Fundamental rule 22IB2, tenure post to tenure post, same pay level, counts previous service. Next one, fundamental rule 22IB2, it is reversion from X cadre post to the parent cadre, जिसको बोलते हैं NBR, the next below rule. So definitely the session would be interesting one. Till end, try to listen the video. You get complete information. All these parts are very important one. You know, pay fixation part is very important one. So already 3 parts already I have uploaded. It is 4th part. So my friends, please subscribe my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos, and also you share my channel with your friends and colleagues so that they can get benefit. Next one, if any queries there, you can contact with my WhatsApp number. It is 83277822034 and clear your doubt. So now I am going to discuss pay fixation part 4. First rule position I will discuss. It is fundamental rule 22 subsection I subsection B1 but 22 I B1. इसमें क्या है ना, if an employee has already worked in the same post or a post with an identical pay scale in the past, their past service is not wasted. आप देखिए इसमें इस रूल में क्या है, आप ओल्ड पोस्ट आपका जो पे लेवल था, न्यू पोस्ट का पे लेवल सेम है, ठीक है। तो ओल्ड पोस्ट न्यू पोस्ट का, यहाँ पर ओल्ड पोस्ट न्यू पोस्ट का आपका जो पे लेवल है वो सेम है, ठीक है। तो इस केस में कैसे पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। आपका ओल्ड पोस्ट का जो पे लेवल था, न्यू पोस्ट का पे लेवल सेम है, तो आपको कैसे पे प्रोटेक्शन मिलेगा उसको हम इस पार्ट में देखेंगे. रूल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, फंडामेंटल रूल 22 आई उसका सबसेक्शन बी सबसेक्शन 1. ओके, इसमें रूल पोजीशन को आप देख लीजिए. व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू ए न्यू पोस्ट, their initial pay is usually fixed based on specific conditions, clause A. However, if they do not meet these standard conditions, their pay normally defaults to the minimum of the time scale of the new post. इसमें क्या है कि कुछ क्लॉज ए में कुछ कंडीशंस में यहाँ पर टिक लगा दिया, ये 2 कंडीशंस है, इस केस में पे प्रोटेक्शन मिलता है. ठीक है, जहाँ पर आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा वहाँ पर आपका जो बेसिक पे फिक्स होगा वो सेल 1 का होगा. ठीक है, सपोज आपको पे प्रोटेक्शन, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मैं क्रॉस दे दिया. सपोज आप लेवल 7 में ज्वाइन कर रहे हो, पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें आपका जो बेसिक पे, इनिशियल बेसिक पे सेल 1 आप लीजिए, लेवल 7 का पे, लेवल 7 का सेल 1 आपका फिक्स होगा 44,900, यही है ना. यदि पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मगर क्लॉज ए के हिसाब से आप यहां पर देख लीजिए, ये क्लॉज ए के हिसाब से यदि वो कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा. यहां पर जो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ क्लॉज ए दिया है, देखिए, द पर्सन इज री एम्प्लॉयड इन ए पोस्ट आइडेंटिकल टू और इक्विवेलेंट टू द पोस्ट प्रीवियसली हेल्ड. इसमें पे प्रोटेक्शन कैसे, सपोज आपका पे लेवल 7 था, आपका सुपर अन्वेषण हो गया. ओके, आपका रिटायरमेंट हो गया, मैं यहाँ पर लिख दिया, आपका सुपर अन्वेषण हो गया. सुपर अन्वेषण टाइम में जस्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका बेसिक पे, में इमेजिनरी एग्जांपल है, आपका 1 लाख था बेसिक पे जब आपका सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट हुआ.
तो रिटायरमेंट के बाद फिर आपका री एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो आफ्टर रिटायरमेंट, मैं यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट आपका री एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है, री एम्प्लॉयमेंट हुआ सेम पे लेवल 7 में, सेम पे लेवल होना चाहिए। यहाँ पर जो कंडीशन है सेम पे लेवल में, पे लेवल को चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये जो रूल बोल रहा है पे लेवल सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो गया, जब सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो गया एट दैट टाइम बेसिक पे वाज ₹1 lakh। देन आफ्टर रिटायरमेंट द कॉन्सर्न रिटायर्ड एम्प्लॉई अगेन गेट री एम्प्लॉयमेंट इन द सेम पे लेवल, ठीक है। तो जब रिटायरमेंट हुआ था 1 लाख, जब रिटायरमेंट हुआ था कितना था बेसिक पे 1 लाख, तो इसी पे लेवल में वही 1 लाख आपका पे फिक्स होगा। अभी री एम्प्लॉयमेंट में आपका जो बेसिक पे फिक्स होगा वो भी ₹1 लाख होगा। हम मिनिमम लेवल को नहीं जाएंगे, ठीक है, मिनिमम लेवल को नहीं जाएंगे। इट मीन्स आपका जो पे लेवल 7 का मिनिमम है 44,900 आपका फिक्स नहीं होगा, आपका जो फिक्स होगा 1 लाख होगा। यहां पर आपको प्रोटेक्शन मिला क्योंकि सेम लेवल का बात बोल रहा हूं। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट आपका बेसिक पे जो होगा, आफ्टर रिटायरमेंट यदि री एम्प्लॉयमेंट होता है तो वही बेसिक पे रहेगा, तो ये प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। मगर यहां पर वो बात बोल रहा है कि पे लेवल सेम होना चाहिए, कंफर्म। तो एक चीज हो गया। नेक्स्ट वन, द अथॉरिटी कैन फिक्स पे बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस सर्विस एंड पेड रन। तो प्रीवियस सर्विस एंड पेड रन को देखकर आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये क्लॉज ए का मैं बता चुका हूं, जो नॉर्मली फंडामेंटल रूल 22I उसका क्लॉज जो सबसेक्शन ए है 1 है, इसमें क्लियरली मेंशन है। मैं आप मेरा पे फिक्सेशन का पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्लॉज है, सपोज ये क्लॉज ए का कंडीशन से इसमें पे प्रोटेक्शन मिलता है। यदि ये कंडीशन नहीं है तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सपोज आप लेवल में अभी बताया था आप लेवल 7 में ज्वाइन कर रहे हो, तो उसका सेल 1 का जो है 44,900 में आपका बेसिक पे होगा, जो इट इज द इनिशियल सेल बस C1, जो इनिशियल बेसिक पे ऑफ द लेवल 7, ठीक है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस में दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए। यहां पर भाई क्लियरली बताया यदि क्लॉज ए कंडीशंस को हम फुलफिल नहीं करेंगे तो क्लॉज बी बता रहा है कि कोई क्लॉज बी में क्या है, पे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लॉज बी क्या है, इसको रूल पोजीशन को याद रखिए। फंडामेंटल यहां पर देखिए, ये फंडामेंटल रूल 22I उसका सबसेक्शन आई सबसेक्शन बी, इसमें बोल रहा है यदि आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली सपोज आप पे लेवल 7 में ज्वाइन कर रहे हो तो उसका जो मिनिमम पे है वही मिलेगा, 44,900 इसका मिनिमम पे है वही मिलेगा। आप क्लियर हो? तो इसमें आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये जो फंडामेंटल रूल बता रहा है, फंडामेंटल रूल 22IB, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ये रूल पोजीशन को देखिए, फंडामेंटल रूल 22IB1, इसमें क्या है, कुछ ऐसा कंडीशन है जो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, मगर ये कंडीशन में क्या है, आपका पे लेवल सेम होना चाहिए। याद रखिए, इसमें जो भी है आपको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आपका पे लेवल, सपोज ओल्ड पोस्ट से आप न्यू पोस्ट को जा रहे हो मगर पे लेवल सेम है, पे लेवल सेम है, तो कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, पे लेवल सेम है, ठीक है। तो अभी वही चीज हम देखेंगे। द प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन पे प्रोटेक्शन में दिस क्लॉज is a safeguard. It ensures that if an employee has already worked in the same post, already आप सेम पोस्ट में काम कर चुके हो, or a post with an identical pay scale in the past, their past service is not wasted, their pay will be protected and they would not be forced to start back at the absolute minimum. उसको मैं अभी कुछ कंडीशंस में आपको मैं डिस्कस करूंगा, कंडीशंस विथ एग्जांपल, तब आप क्लियर हो जाएंगे। यहां पर देखिए फर्स्ट वन, इट अप्लाइज, कहां पर ये अप्लाई होता है ना, इफ द एम्प्लॉय प्रीवियसली हेल्ड आइदर सब्सटैंटिवली, परमानेंटली और ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी, कोई भी जो आपका ओल्ड पोस्ट था वो परमानेंट था कि ऑफिशिएटिंग था कि टेम्पररी था, ठीक है। द एग्जैक्ट सेम पोस्ट बिफोर, जो आपका प्रीवियस जो आपका ओल्ड पोस्ट था, अभी आपका न्यू पोस्ट सेम है, कोई अलग नहीं है, उसका पे लेवल सेम है,
इसमें आपका क्या है, पे लेवल सेम है। एग्जाम्पल में बताऊंगा। नेक्स्ट वन, डिफरेंट पोस्ट है मगर जो टाइम स्केल बट ऑन द सेम टाइम स्केल, पे मैट्रिक्स लेवल, पे लेवल सेम है, डिफरेंट पोस्ट है। आप देखिए ओल्ड पोस्ट और न्यू पोस्ट मगर पे लेवल सेम है। सपोज लेवल, पे लेवल 7 दोनों में, इसमें पे लेवल 7 था, इसमें भी न्यू पोस्ट में भी पे लेवल 7 है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सपोज आप कोई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी, चाहे ऑटोनोमस बॉडी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप काम कर रहे थे, अभी आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तो यहां पर आपको आइडेंटिकल, सपोज इसमें आपका पे लेवल 7 था, अभी आपका डायरेक्ट सीजी में आ गए, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ गए, तो यहां पर भी पे लेवल 7 है, यहां पर भी पे लेवल 7 है, तो कैसे आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये तीनों चीज के ऊपर अभी हम एग्जांपल में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मगर इसमें और एक चीज है, दिस बेनिफिट इज डिनाइड इफ द एम्प्लॉय, इसमें एक कंडीशन देखिए, दिस बेनिफिट इज डिनाइड इफ द एम्प्लॉय इज बीइंग रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिजाइन। सपोज आप रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन देने के बाद यदि आपका रीएम्प्लॉयमेंट होता है तो आपको ये इस तरीके का पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कि अब सपोज आपको मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगा, suppose major penalty imposed on you, so that it means you have removed or dismissed from the service, आपको रिमूव कर दिया गया सर्विस से, डिसमिस कर दिया गया सर्विस में, ठीक है। तो आप तो जानते हो कि जब आपको डिसमिस कर दिया जाता है तो आपको तो वहां पर न्यू जॉब के लिए तो इट मीन्स आपको नहीं मिलेगा, आप कोई भी न्यू जॉब, न्यू रिक्रूटमेंट आपका नहीं होगा, तो रिमूवल केस में हो सकता है। मगर इस केस के बाद यदि रीएम्प्लॉयमेंट होता है तो उस केस में आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, याद रखिए। ये जो मैं बोल रहा हूं जो पे प्रोटेक्शन है, सपोज आप रेजिग्नेशन दे दिया, ओके, और उसके बाद आपका रीएम्प्लॉयमेंट, सपोज आप पे लेवल 7 में थे, ये ओल्ड पोस्ट था, इसमें आप रिजाइन कर दिया, और आप अभी सेम पे लेवल में आपका न्यू पोस्टिंग हुआ, सेम में आपका न्यू पोस्ट जो रहा, एनपी लिख दिया, सेम पे लेवल 7 न्यू पोस्ट में, मगर आप रेजिग्नेशन के बाद, तो यहां पर आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सपोज इसमें आपका 47,600 था जब आप रेजिग्नेशन दे दिए, फिर सेम लेवल में रेजिग्नेशन के बाद फिर आपका रीएम्प्लॉयमेंट हुआ सेम पे लेवल में, मगर आपको 47,600 फिक्स नहीं होगा, 44,900 फिक्स होगा, जो मिनिमम है पे लेवल 7 का, ठीक। अभी क्लियर अंडरस्टूड नॉट? तो यहां पर पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं कैसे इमेजिनरी एग्जांपल में लेवल 7 को ले लिया, जो सेल 1 है 44,900 जो मिनिमम है, 46,200, 47,600, 49,000, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे फास्ट कंडीशन। देखिए फास्ट कंडीशन का सिनेरियो क्या है, an employee has a period of past service in level 7 where they earned annual increments and reached basic pay। अभी आपका बेसिक पे सपोज ओल्ड पोस्ट में अभी आपका सेल 3 में हो, लेवल 7 का 47,600 है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में आपका टेम्पोररी वैकेंसी था कि रिवर्सन टू ए फीडर कैडर, ठीक है। इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल में बता देता हूं। इसमें सिचुएशन क्या है, आपका जो एक्चुअली पोस्ट था लेवल 6 में था, पे लेवल, इसमें देखिए मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल में, आपका पे लेवल 6 था, मगर आप एक टेम्पोररी वैकेंसी में, आप टेम्पोररी वैकेंसी में, ठीक है, टेम्पोररी वैकेंसी में अभी आप पे लेवल 7 में एक ऑफिशिएटिंग पोस्ट है, ये ऑफिशिएटिंग पोस्ट है, मैं लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट तो एक टेम्पोररी होता है, तो पे लेवल 6 एक्चुअली है। आपका जो पोस्ट था पे लेवल 6 था, मगर एक हायर पोस्ट वैकेंसी था, ओके। तो हायर पोस्ट जो वैकेंसी था उसमें आपको ऑफिशिएटिंग करने के लिए दे दिया गया पे लेवल 7 में, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, आपका 47,600 आ गया था, पे लेवल 7 में आपका 47,600 आ गया था, और अभी आपको फिर रिवर्ट कर दिया गया, क्योंकि ये जो टेम्पररी वैकेंसी जो सीट था उसको फिलअप कर दिया गया, जो भी है आपको रिवर्ट कर दिया गया, फिर अगेन आप रिवर्ट हो गए पे लेवल 6 में, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये जो था, ये एक ऑफिस में एग्जांपल दे दिया, ये ऑफिशिएटिंग,
ये था ऑफिशिएटिंग पोस्ट में आपका बेसिक पे लेवल 7 में, पे लेवल 7 में। मगर एक्चुअली आपका जो फीडर कैडर में, आपका पेरेंट कैडर में आपका जो पे लेवल था 6 था, तो इस पे लेवल 6 था, तो उसमें आपको रिवर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो यहां पर क्या है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट बहुत टेम्पररी होता है, तो पे लेवल 7 में काम कर रहे थे, मगर यहां पर आपका बेसिक पे था 47,600। अभी आप पे लेवल 6 में आ गए, दे वेंट बैक टू ए लोअर लेवल फॉर ए ब्रीफ पीरियड, ठीक है, पे लेवल 6 में आ गए, रिवर्ट कर दिया गया ब्रीफ पीरियड के लिए। फिर बाद में फिर आप लेवल 7 में चले गए कुछ टाइम के लिए। आपका पेरेंट कैडर जो था, पेरेंट कैडर में आपका पे लेवल 6 था, ठीक है, आपका एक्चुअली पे लेवल 6 था, तो आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में पे लेवल 7 में गए थे। आपका बेसिक पे क्या था 47,600, तो ऑफिशिएटिंग पोस्ट तो वो टेम्पररी होता है, यदि वो फिलअप हो गया कि वो वैकेंसी जो था वो उसको अबोलिश का जो भी है, आप फिर रिवर्ट आ गए पे लेवल 6 में। मगर आफ्टर सम टाइम, यहां पर मैं लिख दिया आफ्टर सम टाइम, फिर आप आफ्टर सम टाइम आपका जो पोस्टिंग हुआ पे लेवल 7 में पोस्टिंग हुआ, पे लेवल 7 में पोस्टिंग हुआ। तो जब पे लेवल 7 में पोस्टिंग होगा आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, 47,600 आपका फिक्स होगा। ओके, इसका जो मिनिमम है 44,900 नहीं होगा। तो क्लियर हो गए, तो उसमें वही चीज बताया है, ठीक है, क्लियर। तो इसको वही दिया है। तो अपॉइंटेड ए फ्रेश, देखिए नाउ इन जून 2026 दे आर अपॉइंटेड ए फ्रेश टू ए लेवल 7 पोस्ट। तो उसमें और एक बार बता देता हूं, ये आपका ऑफिशिएटिंग पोस्ट था, ठीक है, ये ऑफिशिएटिंग, ये आपका जो बेसिक पे था, ये ऑफिशिएटिंग पोस्ट में था। तो आपका पेरेंट कैडर में आपका पे लेवल 6 था, पे लेवल 6 को आपको रिवर्ट कर दिया गया, ठीक है, मगर आफ्टर सम टाइम फिर आपका पे लेवल 7 में पोस्टिंग हुआ, ये परमानेंट पोस्टिंग हुआ पे लेवल 7 में। तो पे लेवल 7 में जो परमानेंट पोस्टिंग हुआ, तो उसका मिनिमम सेल में आप ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में 47,600 पे लेवल 7 था, ये पे लेवल 7 था, है कि नहीं। तो वही आपका फिक्स होगा जब आपका फिर आपको पोस्टिंग मिलेगा। आप रिवर्ट आ गए, आपका पेरेंट कैडर का जो पे लेवल 6 था, फिर आफ्टर सम टाइम आपका पे लेवल 7 में पोस्टिंग हो रहा है। तो पहले तो आप पे लेवल 7 में काम कर चुके हो, जहां पर आपका इंक्रीमेंट होने के बाद आप पे सेल 3 में थे 47,600। तो यहां पर जो फिक्स होगा, ये जो न्यू पोस्टिंग में, वही 47,600 फिक्स होगा। उसका जो मिनिमम है 44,900 नहीं होगा, यहां पर आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए उसका एग्जैक्ट पोस्ट बिफोर, यहां पर थोड़ा एग्जाम्पल में बता दिया। पास सर्विस था, द एम्प्लॉय प्रीवियसली ऑफिशिएटेड आज ए सुपरिटेंडेंट पोस्ट एंड आपका बेसिक पे लेवल इतना हो गया था 47,600। न्यू अपॉइंटमेंट हुआ, दे आर अपॉइंटेड अगेन आज ए सुपरिटेंडेंट इन जून, ये तो ऑफिशिएटिंग पोस्ट था। तो जब आपका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ सुपरिटेंडेंट में, तो आपका पे फिक्सेशन में आपको भाई 47,600 ही मिलेगा। 44,900 जो मिनिमम है सेल 1 में, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियसली आप पे लेवल 7 में काम कर रहे थे, मगर वो ऑफिशिएटिंग पोस्ट था, वो टेम्पररली आप काम कर रहे थे। मगर अभी आपका न्यू अपॉइंटमेंट जो हुआ वो परमानेंट है। न्यू अपॉइंटमेंट में क्या हुआ, परमानेंट है, और ये भी पे लेवल 7 है। मगर प्रीवियस में कितना था 47,600, पे लेवल तो 7 है, पे लेवल 7 है, और प्रीवियस पास सर्विस, अभी जो न्यू पोस्टिंग आपका हुआ परमानेंट पोस्टिंग, उसमें भी पे लेवल 7 है। तो उसमें आपका पे प्रोटेक्शन मिलकर आपका जो पे फिक्स होगा 47,600 होगा, जो उसका मिनिमम नहीं होगा, 44,900 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो लेवल 7 में जो मिनिमम पे होता है वो 44,900 होता है, वो नहीं होगा। यहां पर आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। द एग्जैक्ट सेम पोस्ट बिफोर, क्लियर। सेकेंड है डिफरेंट पोस्ट। देखिए ये डिफरेंट पोस्ट ऑन द सेम टाइम स्केल, डिफरेंट पोस्ट है मगर पे लेवल सेम है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपका जो पास सर्विस था, मैं यहां पर अंडरलाइन कर दिया, पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, पे लेवल 7 था आपका। इसी पोस्ट में आपका बेसिक पे हो गया था 47,600, जो सेल 3 में आ गए थे, ये सेल 3 में आ गए थे। अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ सेक्शन ऑफिसर, सेम पे लेवल में, सेम पे लेवल में। तो जब न्यू अपॉइंटमेंट हुआ सेम पे लेवल में, पे लेवल सेम है, आप देखिए यहां पर पे लेवल सेम है कि नहीं, पे लेवल सेम है।
अच्छा, जब न्यू अपॉइंटमेंट सेक्शन ऑफिसर में हुआ, क्या लेवल 7 का जो मिनिमम है उसको किया जाएगा ना? यहाँ पर पे प्रोटेक्शन मिलके 47,600। तो यहाँ पर आपका सेक्शन जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ सेक्शन ऑफिसर में, आपका जो बेसिक पे फिक्स होगा वो 47,600, क्योंकि पास्ट में उसी लेवल में आपका ऑलरेडी बेसिक पे रीच हुआ था 47,600, तो वही पे प्रोटेक्शन होकर यही मिलेगा। ओके, मिनिमम जो होता है लेवल 7 का जो मिनिमम पे होता है 44,900 नहीं होगा, ठीक है? चाहे डिफरेंट पोस्ट हो मगर पे लेवल सेम है। मैं बताया पहले आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स थे एंड अभी सेक्शन ऑफिसर है, मगर पे लेवल सेम है। तो ओल्ड पोस्ट में ऑलरेडी पे लेवल 7 में आप सेल 3 में थे, तो अभी आपका सेम लेवल में डिफरेंट पोस्ट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ, और उसमें पे लेवल 7 है। तो पे लेवल 7 में इसमें आपको जो मिनिमम होता है सेल 1 का 44,900 होता है, ये फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर पे प्रोटेक्शन मिलके आपको 47,600, जो प्रीवियस सेम लेवल का ओल्ड पोस्ट था उसमें जो आपका बेसिक पे जो जस्ट इट मींस न्यू बिफोर न्यू अपॉइंटमेंट जो बेसिक पे था वही रहेगा, तो यहाँ पर पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है? फिर एक थर्ड कंडीशन को देखिए, जैसे आप ऑटोनोमस बॉडी, आप ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे थे कि पीएसयू में काम कर रहे थे, ठीक है? तो ये तो सब एडेड है। मैं कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे नवोदय विद्यालय समिति में आप काम कर रहे थे, कि सेंट्रल पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे थे, वहां पर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट में लेवल 7 में काम कर रहे थे, और आपका ड्राइंग था सपोज आपका बेसिक पे 47,600 था। अभी न्यू अपॉइंटमेंट आपका डायरेक्ट में हो गया, डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में हो गया, वही पे लेवल 7 में न्यू अपॉइंटमेंट हुआ, तो यहां पर आपका जो पे फिक्स होगा 47,600 होगा, क्योंकि आपको इसका वही 7 है। यहां पर लेवल देखिए यहां पर लेवल 7 है, यहां पर भी लेवल 7 है, मगर जो ओल्ड पोस्ट था वो ऑटोनोमस बॉडी में था, वो सेंट्रल पीएसयू में था, मगर अभी डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, मगर पे लेवल 7 है। तो पे लेवल 7 है, तो इसमें आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उसी पे लेवल 7 में जो ओल्ड पोस्ट था वहां पर बेसिक पे क्या था 47,600, और वही फिक्स होगा। इसमें आपका जो पे लेवल 7 का जो मिनिमम होता है 44,900, जो मिनिमम पे होता है वो नहीं होगा, यहां पर पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज को आपको ध्यान देना है, ये एक चीज बता दिया। नेक्स्ट है इसमें क्या है, जैसे टेन्योर टू टेन्योर पोस्ट बोल रहा है, फंडामेंटल रूल 22 सेम है, फंडामेंटल रूल 22IB2 ये बता रहा है, इफ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड टू ए टेन्योर पोस्ट, मैं बता रहा हूं फर्स्ट ओल्ड टेन्योर पोस्ट और न्यू टेन्योर पोस्ट, सपोज आफ्टर सम गैप, इसमें सब गैप है, सम गैप, मगर लेवल पे लेवल सेम है, पे लेवल पीएल जो लिख दिया पे लेवल सेम है। ओल्ड टेन्योर पोस्ट तो एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 इयर्स के लिए आप काम करोगे, फिर आपका रिवर्ट हो जाएगा पेरेंट कैडर में, तो वो टेन्योर पोस्ट एक फिक्स टाइम के लिए होता है, ठीक है? तो ओल्ड टेन्योर पोस्ट, फिर सम गैप हो गया, फिर न्यू टेन्योर पोस्ट में आप चले गए, मगर पे लेवल सेम है दोनों का। टेन्योर पोस्ट जो है ओल्ड टेन्योर पोस्ट, न्यू टेन्योर पोस्ट का पे लेवल सेम है, तो यहां पर कैसे आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है? उसको हम देखेंगे फंडामेंटल रूल 22IB2 में। अच्छा, इसमें देख लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, द पास्ट सर्विस एम्प्लॉय मिस्टर शर्मा ए रेगुलर सेक्शन ऑफिसर, ओके, तो ये पेरेंट कैडर में था, ही वाज सिलेक्टेड एंड अपॉइंट, देखिए ये पेरेंट कैडर का मैं लिख दिया, ये पेरेंट कैडर का था, पीसी पेरेंट कैडर का बोल दिया, रेगुलर सेक्शन ऑफिसर, मगर अभी टेन्योर पोस्ट में आप चले गए, अडॉक और टेन्योर पोस्ट में चले गए 2021 टू 2024, जैसे जनवरी 2021 टू दिसंबर 2024 आप टेन्योर पोस्ट में चले गए, फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए चले गए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, और पोस्ट हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार। आपका जो पेरेंट कैडर का पोस्ट है रेगुलर सेक्शन ऑफिसर, ये देखिए ब्रैकेट में दे दिया, ये पेरेंट कैडर का, पीसी जो लिख दिया पेरेंट कैडर, मगर अभी आपको टेन्योर पोस्ट मिला 3 इयर्स के लिए, जनवरी 1 2021 टू दिसंबर 31 2024, 3 इयर्स के लिए, और इसमें पे लेवल 10 था, ही कंप्लीटेड हिज टेन्योर रेगुलरली एंड सक्सेसफुली देन रिवर्टेड टू हिज पेरेंट कैडर। तो ये जो टेन्योर पोस्ट था पे लेवल 10 था,
ये जो है पास्ट टेन्योर पोस्ट का पे लेवल 10 था, और आप 3 इयर्स के लिए आप टेन्योर पोस्ट में काम किए। जब वो कंप्लीट हो गया देन आप अगेन यू जस्ट रिवर्ट बैक टू योर पेरेंट कैडर पोस्ट। ये जो कंडीशन में दे दिया प्रैक्टिकल एग्जांपल में। अच्छा, यहां पर देखिए, न्यू अपॉइंटमेंट द न्यू पोस्ट इन 2026 मिस्टर शर्मा अप्लाइड फॉर अनदर टेन्योर पोस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट ए डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही पे लेवल 10 है। अभी अनदर न्यू टेन्योर पोस्ट आ गया विच इज आइडेंटिकल देखिए, विच इज आइडेंटिकल टू हिज पास्ट टेन्योर पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जो पास्ट टेन्योर पोस्ट था, अभी न्यू जो टेन्योर पोस्ट पे लेवल सेम है। ओके, कंडीशन जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स है आप उसको फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दे दिया इसी में हम देखेंगे। तो इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट में, जो इसमें देखिए, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट आपका पे लेवल 10 था, ये खत्म हो गया। ये 3 इयर्स था, ये 3 इयर्स था। 3 इयर्स के लिए माने 2021 टू 2024। फिर आप क्या किए, रिवर्ट हो गए पेरेंट, ये खत्म हो गया। फिर 2026 में फिर न्यू टेन्योर पोस्ट फिर मिला आपको, वही सेम पे लेवल 10 में। तो उसमें क्या है, ये जो 3 इयर्स जो आप 2021-24 में काम किए थे और 2026 जो न्यू टेन्योर पोस्ट आ गया, ठीक है, उसी में क्या है, वो पीरियड काउंट होगा। ये जो पीरियड जो है, ये जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट का जो पीरियड था, जो क्वालिफाइंग सर्विस था, क्वालिफाइंग सर्विस है, क्यूएस कर दिया, क्वालिफाई, ये काउंट होगा, न्यू टेन्योर पोस्ट में काउंट होगा। न्यू टेन्योर पोस्ट में ये काउंट होगा, याद रखिए। चाहे गैप हो गया, क्योंकि 2021 टू 24 आप टेन्योर पोस्ट में थे, फिर आप पेरेंट कैडर को आ गए, फिर जाकर 2026 में, इट मींस आफ्टर 2 इयर्स फिर आपको न्यू टेन्योर पोस्ट मिला। तो जो न्यू टेन्योर पोस्ट मिला वही सेम पे लेवल में, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट था पे लेवल 10 था, न्यू भी पे लेवल 10 है। तो उसमें जो पास्ट टेन्योर पोस्ट था, जो क्वालिफाइंग सर्विस, जितना दिन आप काम किए थे, कितना काम किए थे, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 3 इयर्स, वो न्यू टेन्योर पोस्ट में वो 3 इयर्स एक्चुअली काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए, याद रखिए। ठीक है, वही चीज सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, तो वो काउंट होगा। ओल्ड टेन्योर पोस्ट का जो पीरियड है, जो क्वालिफाइंग सर्विस है, वो यहां पर काउंट होगा। ओके, तो एक एग्जांपल में देखेंगे। यहां पर देखिए, पे लेवल 10 का सेल 1 56,100, लेवल सेल 2, सेल 3, सेल 4 ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो अभी इसी के ऊपर हम एग्जांपल में देखेंगे। देखिए, फेज 1 पास्ट टेन्योर पोस्ट। ठीक है, इसमें देखिए आपको ये पास्ट टेन्योर पोस्ट है, जो 2021 टू, इसमें लिख देता हूं, ये पास्ट टेन्योर पोस्ट का पीरियड है 2021 टू 24। जैसे 3 इयर्स, जनवरी 2021, जनवरी 1 2021 में ज्वाइन किया, दिसंबर 31 2024 में आपका खत्म हो गया फर्स्ट टेन्योर पोस्ट। अच्छा, जब आप ज्वाइन किए थे लेवल 10 में, टेन्योर पोस्ट में आप लेवल 10 में ज्वाइन किए थे, वो 56,100 था, जनवरी 1 में ज्वाइन किए थे। फिर जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में आपका 56,100 था। ठीक है, पे लेवल 10 का आप देखिए 56,100 था। जनवरी 2023 में आपका हो गया 57,800, और जनवरी 2024 में हो गया 59,500। ऐसा मेरा एग्जांपल में दे दिया। तो जनवरी इसमें देखिए 22, 23, 24 ऐसे दे दिया। जनवरी 2022 में आपका सेल 1 56,100, जनवरी 2000, तो 22, 23, 24। तो यहां पे और एक बार बता देता हूं, 2022 टू 24, 2022 जनवरी 1 में आप ज्वाइन किए, वो एंड हुआ दिसंबर। ये देखिए, जो टेन्योर पोस्ट था, फर्स्ट पीरियड को मैं लिख देता हूं, जनवरी 1 2022 टू दिसंबर 31 24, 3 इयर्स हो गया, पूरा कंप्लीट 3 इयर्स हो गया। तो उसमें आप देखिए, ये जो जनवरी 22 में आप पे लेवल 10 में ज्वाइन किए, उस समय आपका पे लेवल 10 का सेल 1 था। फिर जनवरी 1 2023 में आपको इंक्रीमेंट मिला, 57,800 हुआ।
फिर जनवरी 1 2024 में इंक्रीमेंट मिला 59,500, फिर आप पेरेंट कैडर में आ गए, तो दिसंबर 2024 द टेन्योर एंड्स, तो 3 इयर्स आप फर्स्ट जो टेन्योर पोस्ट था आप 3 इयर्स काम किए पूरा 22, 23, 24, फिर आप पेरेंट रिवर्ट बैक टू लोअर पेरेंट कैडर, फिर आप पेरेंट कैडर में आ गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ सेम पे लेवल में, देखिए न्यू अपॉइंटमेंट, ओके, द एम्प्लॉइज अपॉइंटेड टू टेन्योर पोस्ट बी, मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल है 2026, देन आफ्टर 2 इयर्स दिस पोस्ट इज ऑल्सो इन पे लेवल 10, सेम पे लेवल 10 में न्यू टेन्योर पोस्ट आप ज्वाइन किए 2026 में। तो यहां पर कैसे फिक्स होगा, देखिए वहां पर जो मैं बताया था पे आपका जो फिक्स हुआ था, ठीक है, तो पे था वहां पर 59,000, देखिए पास्ट टेन्योर पोस्ट में जब आप रिवर्ट हुए थे तो आपका था बेसिक पे था 59,500 था, है कि नहीं, ये इसमें आप ऑलरेडी 3 इयर्स काम कर चुके थे, 2022 टू 24 ये था। फिर आपका 2026 में, ठीक है, 2026 में आप फिर एक न्यू टेन्योर पोस्ट, जो न्यू टेन्योर पोस्ट एनटीपी 2026 आफ्टर 2 इयर्स फिर एक न्यू टेन्योर पोस्ट में आप ज्वाइन किए, तो उस समय आपका क्या पे फिक्स होगा, देखिए यहां पर जो पे फिक्स होगा वही 59,500 होगा, वही 59,500 होगा, क्योंकि पे लेवल सेम है, पे लेवल जो है मैं इसको राउंड कर दिया, पे लेवल सेम है, और पे लेवल 10 का जो मिनिमम है वो 56,100 आपको नहीं मिलेगा, आपको जो न्यू टेन्योर पोस्ट मिलेगा 2026 में आफ्टर 2 इयर्स, आप बोलेंगे वही पे लेवल 10 में, आप मिनिमम लेवल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट जो था पे लेवल 10 था, न्यू टेन्योर पोस्ट भी पे लेवल 10 है। ओल्ड टेन्योर पोस्ट में आप 3 इयर्स काम कर चुके हैं, और आप जब पेरेंट कैडर को रिवर्ट हो गए वहां उस समय 59,500 आपका बेसिक पे था, अभी आफ्टर 2 इयर्स इट मींस 2026 में न्यू टेन्योर पोस्ट में आप ज्वाइन किए और पे लेवल सेम है, तो आपका क्या पे फिक्स होगा, वही 59,500 होगा, इसमें पे लेवल 10 का मिनिमम को आप नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सेम पे लेवल होगा, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट न्यू टेन्योर पोस्ट, तो आपको यहां पर आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो भाई और एक चीज मैं बता रहा हूं इसमें, अंडर द 7th CPC and fundamental rules, specially fundamental rule 22 and fundamental 26, when an employee is reappointed to an identical time scale, not only their stage of pay protected but their qualifying service also carry forward, क्या qualifying service भी carry forward होगा आपका, दो इट मीन्स उसमें देखा आप ओल्ड टेन्योर पोस्ट न्यू टेन्योर पोस्ट पे लेवल सेम है, तो जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट में जब आप पेरेंट कैडर को रिवर्ट हो गए, जब आपका ओल्ड टेन्योर पोस्ट खत्म हो गया वहां पर बेसिक पे क्या था, और वही बेसिक पे जब न्यू टेन्योर पोस्ट में वही बेसिक पे रहेगा, उससे कम नहीं होगा। और वैसे ही जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट का, देखिए ओल्ड टेन्योर पोस्ट का जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्यूएस मींस क्वालिफाइंग सर्विस, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा न्यू टेन्योर पोस्ट में। कैरी फॉरवर्ड होने से क्या है, आपका वो इंक्रीमेंट के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि जब आपको जो न्यू टेन्योर पोस्ट में जो इंक्रीमेंट, आप जानते हो कि न्यू पोस्ट में मिनिमम 6 मंथ्स आप काम करना है, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इंक्रीमेंट के लिए, जैसे जनवरी 1 और 7th CPC में जनवरी 1 और जुलाई 1, ठीक है। तो इसमें दो चीज, तो यहां पर ओल्ड टेन्योर पोस्ट पे लेवल 10, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल पे न्यू टेन्योर पोस्ट पे लेवल 10, ठीक है, ये दोनों में, मगर इसमें क्या होगा पे प्रोटेक्शन, जब ओल्ड टेन्योर पोस्ट का जो बेसिक पे था, सपोज मेरा 59,500 था, तो उसमें जब आप न्यू टेन्योर पोस्ट पे लेवल 10 में, ये जो पीरियड था 22 टू 24 था, मगर जो न्यू टेन्योर पोस्ट था 2026 था, 2 इयर्स के बाद न्यू टेन्योर पोस्ट आप ज्वाइन किए, वही रहेगा 59,500, चाहे पे लेवल 10 सेम है, आप ये पे लेवल 10 का मिनिमम को नहीं जाएंगे, आपको यहां पर प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक है जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट में, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट में जो भी क्वालिफाइंग सर्विस था वो कैरी फॉरवर्ड होगा न्यू टेन्योर पोस्ट में, ओके। अभी उसका एग्जांपल भी देखेंगे, यहां पर दिया है द न्यूमेरिकल एग्जांपल, काउंटिंग मंथ्स टुवर्ड द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, न्यू टेन्योर पोस्ट इज सेम पे लेवल लाइक पास्ट, मैं सेम पे लेवल का बात बोल रहा हूं,
पे लेवल डिफरेंट हो जाएगा तो अलग है, पे लेवल डिफरेंट हो जाएगा तो वहां पर टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, यहां पर पे लेवल सेम के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर देखिए की रूल में आपका जनवरी 1 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस, आप जब न्यू पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो जो न्यू पोस्ट में आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है, तब आप इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अभी क्लियर? सपोज आपका न्यू पोस्टिंग हुआ, न्यू पोस्टिंग होने से आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है। और 7 सीपीसी में जानते हो दो टाइम पीरियड है, जनवरी, इधर जनवरी 1 और जुलाई 1 आपका जो इंक्रीमेंट मिलता है। तो यहां पर एग्जांपल में देखिए, जनवरी 1 2026 एम्प्लॉय रिसीव्ड एन एनुअल इंक्रीमेंट, टेन्योर पोस्ट में एनुअल इंक्रीमेंट मिला जनवरी 1 2026। मार्च 1 में वो पेरेंट कैडर को रिवर्ट हो गया। अच्छा, जनवरी 1 में तो उसको मिल चुका है इंक्रीमेंट। तो अभी ये जो 2 मंथ्स देखिए, जनवरी फरवरी सर्विस इन टेन्योर पोस्ट ड्यूरिंग द विंडो 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स आपका क्रेडिट होकर रहेगा। यदि आप जाकर ओल्ड जो नेक्स्ट न्यू टेन्योर पोस्ट में ज्वाइन करोगे, ये 2 मंथ्स क्रेडिट होकर रहेगा। बैंक जैसे क्रेडिट होता है वो क्रेडिट होकर रहेगा ये 2 मंथ्स, क्योंकि ये 2 मंथ्स ऑन स्पेंड है, स्पेंड नहीं हुआ है। क्योंकि जनवरी 1 में आपको टेन्योर पोस्ट में इंक्रीमेंट मिल गया और मार्च 1 में आपका पेरेंट कैडर में आप रिवर्ट हो गए, तो जनवरी फरवरी, तो ये जो 2 मंथ्स ये क्रेडिट होकर रहेगा आपका, क्योंकि ये ऑन स्पेंड है। क्योंकि आप जानते हो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट का, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है ये कैरी फॉरवर्ड होगा न्यू टेन्योर पोस्ट में, और इंक्रीमेंट के लिए वो यूजफुल होगा। ठीक है, वो पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस यूजफुल होगा। देखिए एग्जांपल में बता रहा हूं, तो इसमें आपको 2 मंथ्स का ये क्रेडिट हो गया, ये ऑन स्पेंड है कि नहीं? ये 2 मंथ्स आपको जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट में, मार्च 1 इसमें आप पेरेंट कैडर में काम किए, इसमें पीसी में काम किए, ये जो पीरियड मार्च 1 2026 टू नवंबर 30 2026 आप पेरेंट कैडर में काम किए। फिर आपका December 1 2026 में न्यू टेन्योर पोस्ट मिला। ठीक है, ये जो न्यू टेन्योर पोस्ट बोल रहा है, जो न्यू टेन्योर पोस्ट है वो दिसंबर 1 टू जून 2027, बस जून 30 अब कर दीजिए, ये न्यू टेन्योर पोस्ट का पीरियड है। December 1 टू जून 30 2027, मैंने मैं बता रहा हूं जस्ट बिफोर आपका जो बिफोर जुलाई, माने आपका जो इंक्रीमेंट पीरियड जुलाई 1 होता है बिफोर। तो इसमें आप देखिए, ये तो ओल्ड टेन्योर पोस्ट में जो 2 मंथ्स था, मैं इसको 2 मंथ्स ये ऑन स्पेंड है, ये जो है 2 मंथ्स, ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ओके, न्यू टेन्योर पोस्ट के लिए। और यहां पर December 1 में आप न्यू टेन्योर पोस्ट में ज्वाइन किए, तो यहां पर देखिए सिनेरियो, आपको पहले तो 2 मंथ्स है जनवरी फरवरी, जो ये ओल्ड टेन्योर पोस्ट में क्रेडिट होकर है, ये जो क्रेडिट होकर है, क्योंकि ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है ओल्ड टेन्योर, ओटीपी मींस ओल्ड टेन्योर पोस्ट। ठीक है, 2 मंथ्स है जनवरी फरवरी, क्योंकि ओल्ड टेन्योर पोस्ट में जनवरी 1 में आपको इंक्रीमेंट मिला था। ठीक है, और ये जो 2 मंथ्स है ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, अभी बिफोर जुलाई 1 2027 आप December 1 में ज्वाइन किए न्यू टेन्योर पोस्ट में, तो December 1 टू जून 2027 7 मंथ्स हो गया, तो ऑलरेडी ये 2 मंथ्स ये 7 मंथ्स, तो 9 मंथ्स हो गया। तो 9 मंथ्स होने से तो जुलाई 1 2027 में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा न्यू टेन्योर पोस्ट में, है कि नहीं? तो यहां पर आप देखिए टोटल क्वालिफाइंग सर्विस हो गया 9 मंथ्स, क्योंकि पहला टेन्योर पोस्ट में 2 मंथ्स वो ऑनस्पेंड था, ये ऑनस्पेंड था, ये ऑनस्पेंड किस पीरियड का ना, ओल्ड टेन्योर पोस्ट का था, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। और अभी आप December 1 26 टू जून 30 27 7 मंथ्स हो गया, तो 9 मंथ्स हो गया, तो मिनिमम कितना मंथ्स काम करना है? 6 मंथ्स काम करना है। तो ऑब्वियसली आपका जुलाई 1 2027 में 9 मंथ्स हो गया, मींस मोर देन 6 मंथ्स हो गया। न्यू टेन्योर पोस्ट में आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है, मिनिमम 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए इंक्रीमेंट के लिए। तो यहां पर तो 9 मंथ्स हो गया, तो आपको ऑब्वियसली जुलाई 1 2027 में न्यू टेन्योर पोस्ट में इंक्रीमेंट मिलेगा। ओके, आपको यू कैन अवेल इंक्रीमेंट, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है,
तो उसमें जो क्वालिफाइंग सर्विस, जो अनस्पेंड क्वालिफाइंग सर्विस है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा ऑब्वियसली। ओके, न्यू टेन्योर पोस्ट। ओके, तो थोड़ा गैप हो जाता है, आप एक टेन्योर पोस्ट में काम किया, आप रिटर्न आ गए आपका पेरेंट कैडर को, फिर आफ्टर सम टाइम फिर आप न्यू टेन्योर पोस्ट में ज्वाइन किए, तो जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट का जो क्वालिफाइंग सर्विस यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा। और इसमें याद रखिए, जो ओल्ड टेन्योर पोस्ट का जो क्वालिफाइंग सर्विस अनस्पेंट है, जो इंक्रीमेंट के लिए यूज नहीं हुआ है, अनस्पेंट मींस जो इंक्रीमेंट के लिए यूज नहीं हुआ है, और मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल था, ये जो 2 मंथ्स था, वो इंक्रीमेंट के लिए यूज नहीं हुआ, जनवरी फरवरी, ओल्ड टेन्योर पोस्ट का, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा जब आपको न्यू टेन्योर पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफर्मा प्रमोशन, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन, शैडो प्रमोशन होता है। जैसे FR22, ये रूल पोजीशन आप याद रखिए, प्रोफर्मा प्रमोशन का FR22 IB2, इसके ऊपर पूरा रूल पोजीशन के ऊपर आएगा। तो इसमें ये जो है प्रोफर्मा प्रमोशन, आप एक कैडर पोस्ट में चले गए, तो मैं बता देता हूं प्रोफर्मा प्रमोशन क्या है। ये प्रोफर्मा बोलते हैं, और ऑफिशिएटिंग प्रमोशन, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, क्लियर? ये अल्टरनेट नेम बता दिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। आप जब एक्स कैडर पोस्ट में थे, सपोज आप डेपुटेशन में चले गए, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस, आप डेपुटेशन की फॉरेन सर्विस में चले गए, उसी पीरियड में, विद इन दिस पीरियड आपका, विद इन दिस पीरियड आपका पेरेंट कैडर में आपका प्रमोशन हुआ, आपका पेरेंट कैडर में आपका प्रमोशन हुआ, मगर उस समय आप कहां पर थे? डेपुटेशन डिपार्टमेंट में थे कि फॉरेन सर्विस में थे? और उसी टाइम के अंदर जब आप एक्स कैडर पोस्ट में थे, उसी टाइम में आपका पेरेंट कैडर में आपका एज यूजुअल प्रमोशन हुआ। ओके, तो उसी को हम प्रोफर्मा प्रमोशन और ऑफिशिएटिंग प्रमोशन बोलते हैं। आपको एग्जांपल में मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, व्हाट हैपेंस when you finish your time away, ex cadre or tenure post, and physically revert back to your parent department, if your department promoted your junior while you were away, how do they fix your pay in that promotional post? इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। इसमें 3 कंडीशन है। देखिए, इसमें क्या है, आप ऑलरेडी एक्स कैडर पोस्ट में थे, ऑलरेडी आप एक्स कैडर पोस्ट में काम कर रहे हैं। ओके, ये पीरियड है, चाहे ये डेपुटेशन हो कि फॉरेन सर्विस हो कि आपका टेन्योर पोस्ट हो, उसी विद इन दिस पीरियड, जब आप एक्स कैडर पोस्ट में, विद इन दिस पीरियड आपका मींस पेरेंट कैडर में, पीसी पेरेंट कैडर में आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया, आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया। तो जूनियर को प्रमोशन दिया जाएगा मींस आपको पेपर में भी प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं कंडीशंस। तो विद इन दिस पीरियड आपका प्रमोशन हुआ, उसी प्रमोशन को हम प्रोफर्मा प्रमोशन बोलेंगे। तो आप जब रिटर्न आ जाएंगे, डेपुटेशन से रिवर्ट बैक कर जाएंगे आपका पेरेंट कैडर को, तो आपका कैसे पे फिक्स होगा, उसी को हम अभी एग्जांपल में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए 3 चीज होता है। आपका जो डीपीसी है, आप फिटनेस टेस्ट में आप अभी देखिए, आप अभी एक्स कैडर में लिख दिया, आप डेपुटेशन में कि फॉरेन सर्विस पीरियड में हो, जिसको हम बोलते हैं एक्स कैडर पोस्ट में हो, अभी आप एक्स कैडर पोस्ट में हो, और डीपीसी आपका पेरेंट कैडर में, आपका पेरेंट कैडर में डीपीसी, बेटा आपका जो बैच था पेरेंट कैडर में, डीपीसी क्या क्या अप्रूव कर दिया, आपका प्रमोशन अप्रूव कर दिया। ठीक है, आपका प्रमोशन को अप्रूव कर दिया। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, आपका जो बैच का, जो पेरेंट कैडर में आपका बैच का जो सीनियर्स थे, उनका तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो गया। ठीक है कि नहीं? थर्ड कंडीशन क्या है, आप तो अभी नहीं हो, आप तो अभी एक्स कैडर डिपार्टमेंट में हो, तो उसी टाइम में यदि आपको आपका एक्स कैडर डिपार्टमेंट, आप अभी डेपुटेशन डिपार्टमेंट में हो कि फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट में हो, उसी टाइम के अंदर आपका डीपीसी ने सपोज आपको प्रमोशन, प्रोफर्मा प्रमोशन दिया, उसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट डीपीसी अप्रूव किया फिटनेस देकर,
सेकंड आपका सीनियर्स, तो आपका बैच का पेरेंट कैडर में आपका बैच का जो सीनियर्स है उनको तो प्रमोशन दे दिया गया। थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो जूनियर ऑफिसर, पेरेंट कैडर में आपका जो जूनियर ऑफिसर है उसको उसका प्रमोशन होगा कौन सा डेट में? जिस डेट में आपका जूनियर ऑफिसर का प्रमोशन होगा, क्योंकि आप नहीं हो, जिस डेट में आपका जूनियर ऑफिसर का प्रमोशन होगा उसी डेट से आपको प्रोफर्मा प्रमोशन मिलेगा। याद रखिए, तो तीन कंडीशन डीपीसी आपका पेरेंट कैडर में, मैं यहां पर क्लियरली बता देता हूं, तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट कैडर का बात बोल रहा हूं। अभी आप कहां पर है? एक्स कैडर पोस्ट में हो। फर्स्ट वन, डीपीसी आपका अप्रूव करेगा, डीपीसी आपका आपको अप्रूव कर, आपका फिटनेस देकर आपको अप्रूव कर दिया। सेकेंड वन, जो आपका बैच का सीनियर्स थे, आपके ऊपर जो ऑफिसर्स थे, उनको ऑलरेडी वो प्रमोटेड हो गए, वो प्रमोटेड हो गए, ठीक है, ये तो कॉमन है। थर्ड चीज, आप नहीं हो तो एटलीस्ट आपका एक जूनियर ऑफिसर, एटलीस्ट वन जूनियर ऑफिसर, मैं बोल दिया जेओ बोल दिया, एटलीस्ट वन जूनियर ऑफिसर का प्रमोशन होगा, क्योंकि आप नहीं हो, एटलीस्ट वन जूनियर ऑफिसर का प्रमोशन होना चाहिए। ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक्स कैडर पोस्ट में हो, चाहे डेपुटेशन की फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उसी पीरियड के अंदर ओके आपका पेरेंट कैडर में डीपीसी ने आपको फिटनेस डिक्लेयर करके आपको आपका प्रमोशन को अप्रूव कर दिया। और जो आपका सीनियर्स बैच थे, जो आपके ऊपर सीनियर्स थे जो लिस्ट में, जो आपका बैच का प्रमोशन हुआ, उनको प्रमोशन दे दिया गया। उस केस में आप नहीं हो तो एटलीस्ट वन जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया जाएगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको प्रोफर्मा प्रमोशन दिया जाता है। जब आप एक्स कैडर पोस्ट में काम कर रहे हो, उसी टाइम में आपका पेरेंट कैडर में आपका पोस्ट को आपको प्रमोशन दिया जाता है, उसी को हम प्रोफर्मा प्रमोशन, उसी को हम ऑफिसरेटिंग प्रमोशन बोलते हैं। मगर एटलीस्ट आपका एक जूनियर, एटलीस्ट वन जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लियर हो गए तीन कंडीशन, यही तीन कंडीशन को मैं यहां पर बताया, ठीक है। यहां पर देखिए ये तीन कंडीशन को बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जूनियर। तो आप जब डेपुटेशन की फॉरेन सर्विस पीरियड में काम कर रहे हो, उसी टाइम के अंदर जो आपका बैच था उसको डीपीसी बैठा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, और आपको फिटनेस डिक्लेयर करके प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपका लिस्ट का जो सीनियर्स थे उनको ऑटोमेटिकली वो प्रमोशन मिल गया। मगर उस केस में आप नहीं हो तो आपका एटलीस्ट वन जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन मिला। जिस पोस्ट में आपको प्रमोशन मिलना था, एटलीस्ट एक जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। तो ये प्रोफर्मा प्रमोशन क्या है आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो प्रोफर्मा प्रमोशन मिलेगा कब से मिलेगा? ये जो प्रोफर्मा प्रमोशन मिलेगा ये कब से मिलेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोफर्मा प्रमोशन, जो ऑन पेपर जो प्रमोशन मिलेगा, ये कब से मिलेगा? जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन मिला, ऑन व्हिच डेट, में यहां पर लिख दिया ऑन व्हिच डेट, ओके, योर जूनियर ऑफिसर, जेओ, योर जूनियर ऑफिसर ओके गॉट प्रमोशन। इसमें वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि यदि प्रोफर्मा प्रमोशन में जो आपका जो प्रोफर्मा प्रमोशन कब से काउंट होगा, कब से काउंट होगा? याद रखिए, जिस डेट में आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन मिला, आपका जिस लेवल में आपको प्रमोशन मिलना था, आपका जूनियर ऑफिसर को उसी लेवल में प्रमोशन मिला, उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा, ऑफिसरेटिंग प्रमोशन मिलेगा। एग्जाम्पल देखने से आप पता चल जाएगा। देखिए, आपका पेरेंट कैडर बेस जो जनवरी 1 2025, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में लेवल 7 50,500 था, ठीक है, 50,000 लेवल 7 में थे ये पेरेंट कैडर का, ये पीसी पेरेंट कैडर का, ठीक है। आप एक्स कैडर पोस्ट में चले गए, एक्स कैडर पोस्ट का जो पीरियड है ये डेपुटेशन में आप चले गए, सपोज आप डेपुटेशन में चले गए, ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप डेपुटेशन में चले गए। डेपुटेशन का पीरियड मार्च 1 2025 टू जून 30 2026, और आपका डेपुटेशन पीरियड का जो लेवल था वो 12 था, बहुत ज्यादा था। एक्चुअली आपका पेरेंट कैडर का जो पे लेवल था 7 था, और आपका बेसिक पे था 50,500, और आपका एक्स कैडर पोस्ट जो आप डेपुटेशन में चले गए, एक्स कैडर पोस्ट में वो पीरियड था मार्च 1 2025 टू जून 30 2026, और डेपुटेशन
पोस्ट में आप लेवल 12 में चले गए और आपका जो लेवल 12 का जो स्टार्टिंग है, जो मिनिमम है 78,800 है। अच्छा, आपका जूनियर को प्रमोशन मिला जनवरी 1 2026, प्रमोटेड टू लेवल 8। आपका जूनियर को प्रमोशन मिला जनवरी 1 2000, क्योंकि आप नहीं हो तो आपका जूनियर को प्रमोशन मिलेगा भाई, क्योंकि लेवल 7 में थे, आप भी एलिजिबल हो, आप भी फिट हो, डीपीसी ने आपको भी अप्रूव किया, मगर आप नहीं हो, आप अभी डेपुटेशन डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, और हाई पे ले रहे हो, तो आप तो जो कंडीशन, थर्ड कंडीशन था कि आपका जूनियर को एटलीस्ट 1 जूनियर को प्रमोशन दिया जाएगा। तो किस लेवल में? लेवल 8 में। आप लेवल 7 में थे। आप समझ रहे कि नहीं? तो मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में लेवल 7 में थे 50,500, और आप डेपुटेशन पोस्ट में चले गए मार्च 1 2025 टू जून 30 2026, और आप जाकर लेवल 12 में ज्वाइन किए, स्टार्टिंग सैलरी 78,800, और उसी पीरियड के अंदर डीपीसी बैठा, आपको भी फिटनेस दे दिया, आपको भी अप्रूव कर दिया आपका प्रमोशन को। तो प्रमोशन जब होगा लेवल 7 टू लेवल 8 आ जाएगा। तो आप नहीं है तो आपको एटलीस्ट 1 जूनियर को लेवल 8 में प्रमोशन दिया जाएगा, तो दे दिया गया। तो किस पीरियड है? जनवरी 1 2026 में। तो उसी से आपको आपका प्रोफर्मा प्रमोशन भी स्टार्ट हो गया, इसी डेट से काउंट होगा आपका प्रोफर्मा प्रमोशन, ठीक है। जो ऑन पेपर प्रमोशन है, जो प्रोफर्मा प्रमोशन है, इसी डेट से काउंट होगा, ठीक है। जो ऑफिशिएटिंग प्रमोशन है, प्रोफर्मा प्रमोशन, इसी डेट में, किस डेट में? जनवरी 1 2026, जिस डेट में आपका जूनियर को उसी लेवल में प्रमोशन दे दिया गया, उसी डेट से आपका प्रोफर्मा प्रमोशन आपको मिल गया, ऑन पेपर आपको प्रमोशन मिल गया, जिसको हम ऑफिशिएटिंग प्रमोशन और प्रोफर्मा प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? तो देखिए फिर एग्जांपल आगे में चलेंगे। अच्छा, while you are physically working in a highly elevated ex cadre post, pay level 12, you are granted a pro forma promotion in your parent cadre to level 8 on the day your junior is promoted। मैं बताया जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया लेवल 8, ये तो यही है ना, यही है प्रमोशन लेवल, यही है प्रमोशन लेवल, यही है प्रमोशन लेवल, ठीक है। और आपका जूनियर ऑफिसर को, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जनवरी 1 2026, इस टाइम में आप कहां पर थे? डेपुटेशन डिपार्टमेंट में थे। इसी डेट में आपका जूनियर को लेवल 8 में प्रमोशन दे दिया गया, तो आपका जो प्रोफर्मा प्रमोशन है इसी डेट से काउंट होगा, जनवरी 1 2026 से काउंट होगा, ठीक है। ऑन पेपर आप तो अभी एक्स कैडर पोस्ट में आपका पे लेवल ज्यादा है ना, ठीक है कि नहीं? क्लियर? तो उसी को हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोफर्मा प्रमोशन आपको कब मिला? जनवरी 1 2026। अच्छा, आपका जो देखिए यहां पर आपका जो डेपुटेशन पीरियड था मार्च 1 25 टू जून 30 2026 ये था। अच्छा, आपका जूनियर को कब प्रमोशन मिला? आपका जूनियर को प्रमोशन मिला जनवरी 1 2026। अच्छा, इस टाइम में आप कहां पर थे? डेपुटेशन डिपार्टमेंट में थे। तो इसी टाइम में आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया गया लेवल 8 में। किसमें? लेवल 8 में। मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में लेवल 8 में। तो आपको भी आप भी डीपीसी आपको भी अप्रूव कर दिया, तो इसी डेट से आपका प्रोफर्मा प्रमोशन काउंट होगा, इसी डेट से, है कि नहीं? हैव यू क्लियर? ऑन पेपर अभी तो आप डेपुटेशन डिपार्टमेंट में हाई पे ले रहे हो ना। अच्छा, जनवरी 1 2026 में आपका पे लेवल आ गया एक इंक्रीमेंट के बाद 81,200। आप देखिए लेवल 12 में इंक्रीमेंट के बाद, क्योंकि आप ज्वाइन किए थे 78,800, और मिनिमम 6 मंथ्स आप कब ज्वाइन किए थे? डेपुटी मार्च 1 2025। मार्च 1 2025 मींस मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स। तो फिर आप जनवरी 1 जिस डेट में आपका जूनियर को पे लेवल 8 में प्रमोशन दिया गया, उसमें आपका क्या एक्स कैडर पोस्ट में, आपका डेपुटेशन पोस्ट में आपका इंक्रीमेंट मिलकर पे लेवल क्या होगा? 81,200 है, बहुत अच्छा है, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आपको प्रोफर्मा प्रमोशन मिला। अच्छा, प्रोफर्मा प्रमोशन हम कैसे काउंट करेंगे? देखिए आपका ये पे लेवल 7 था, 50,500 था, उसमें एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 52,000, ठीक है। जनवरी 1 2026 इसमें आपका प्रोफर्मा प्रमोशन काउंट हुआ ना। तो आपका बेसिक पे क्या था? मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में देखिए, बेसिक पे 50,500 था पेरेंट कैडर में। पेरेंट कैडर का बात बता रहा हूं, पेरेंट कैडर में ही तो प्रोफर्मा प्रमोशन मिला ना।
अच्छा, एक एनुअल इंक्रीमेंट मिला 52,000, फिर एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा इसमें, फिर एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलकर यहां पर दे दिया प्रमोशनल इंक्रीमेंट 53,600। अच्छा, अभी लेवल पे लेवल 8 में हम सर्च करेंगे, तो आप देखिए पे लेवल 7 में आपका 50,500 था, तो एक इंक्रीमेंट मिला, एक इंक्रीमेंट जब मिला वो हो गया 52,000 पे लेवल 7 में। फिर आपको जो प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलकर वो हो गया 53,600, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये पे लेवल 8 में हम सर्च करेंगे, पे लेवल 8 में सर्च करेंगे जाकर कि ये है कि नहीं 53,600, तो पे लेवल 8 में है 53, तो ये फिक्स होगा 53,600। क्लियर। मगर अभी आपको कितना मिल रहा है वहां पर, आपको पे लेवल 81,200 मिल रहा है, मगर ऑन पेपर आपको यदि आप अभी होम आपका पेरेंट कैडर में होते तो आपका कितना फिक्स होता, 53,600 होता। मगर अभी आप कहां पर है, डेपुटेशन डिपार्टमेंट में, आपका पे लेवल बहुत ज्यादा है, 81,200 है, बट पेपर में आपको यदि यदि इफ यू हैड वर्कड in your parent cadre, then your pay should be 53,600, but now you are in X cadre post, तो आपका पे लेवल 81,200 है। Have you clear understood or not? अभी उसको हम एक टेबल में क्लैरिफाई कर देंगे। देखिए, तो उसमें देखिए एक्स जनवरी 1 2026 एक्स कैडर पोस्ट में 81,200 मिल रहा है, तो उसी में आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया लेवल 8 में, क्योंकि आप नहीं हो, आपका एटलीस्ट 1 जूनियर को प्रमोशन देना चाहिए पे लेवल 8 में, तो 53,600 हो गया। अच्छा, आपका जो पीरियड था, डेपुटेशन पीरियड कब से था, जून 30 2026 आफ्टरनून आप रिलीव हो गए एक्स कैडर पोस्ट में, ये रिलीव हो गए, 81,200 उस समय आपका पे लेवल था, तो आपको रिलीव कर दिया गया एक्स कैडर, या यू आर ऑफिशियली रिलीव्ड लास्ट डे ऑफ ड्राइंग एक्स कैडर बाय एक्स, तो एक्स कैडर डिपार्टमेंट से आपको रिलीव कर दिया गया। फिर जुलाई 1 2026 फोरनून में पेरेंट कैडर में आपको यहां पर आपको और एक इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि जो एक्स कैडर पोस्ट में जो भी पीरियड आप काम किए थे वो काउंट होगा। देखिए, रिवर्सन टर्न्स एक्टिव बेस पे 53,600 इज अपडेटेड विद द जुलाई 1 एनुअल इंक्रीमेंट। देखिए, यहां पर मैं थोड़ा बता देता हूं, यहां पर मैं बता देता हूं, आपका जो डेपुटेशन पीरियड है वो था मार्च 1 25 टू जून 30 26, और आप यदि आप प्रोफर्मा, आपको जो प्रोफर्मा प्रमोशन मिला जनवरी 1 2026, क्योंकि इसी प्रोफर्मा प्रमोशन पीपी में लिख दिया प्रोफर्मा प्रमोशन, इसी डेट में मिला, और फिक्स कितना हुआ 53,600, क्योंकि आपका पे था 50,500 था, आपका पेरेंट कैडर में 50,500 था, तो अभी जैसे 2 इंक्रीमेंट मिला, एक नॉर्मल इंक्रीमेंट, एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलकर 53,600। अच्छा, ये हो गया जनवरी 1 2026, यदि आप आपका पेरेंट कैडर में होते तो इतना मिलता, ठीक है। बाकी आप देखिए, जो आपका जनवरी 1 में जो आपका ऑन पेपर में जो प्रोफर्मा प्रमोशन मिला, फिर आपका ये जो पीरियड है डेपुटेशन पीरियड में आपका जो इट मींस जनवरी 1 टू जून 30, ये जो पीरियड है जनवरी 1 टू जून 30, अच्छा, ये पीरियड भी काउंट होगा, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, तो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस ये ऑनस्पेंट है, ठीक है नहीं, जनवरी 1 टू जून 30 जो पीरियड है एक्स कैडर जो डेपुटेशन डिपार्टमेंट में, ये 6 मंथ्स हो गया ना, तो ये 6 मंथ्स हो रहा है, मींस जब आप जुलाई 1 में आकर ज्वाइन करोगे फोरनून में, तब आपको फिर इंक्रीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंट होगा, ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा जून 1 टू जून 30, क्योंकि ये जो फिक्स हुआ 53,600 जून 1 में, यहां पर मैं टेबल में बता दिया। देखिए, ये तो फिक्स हुआ 50, यही फिक्स हुआ, ये जो फिक्स हुआ ये कब हुआ, ये जनवरी 1 2026 में आपका प्रोफर्मा प्रमोशन में आपका इतना फिक्स हुआ 53,600। यदि आप आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में होते तो इतना मिलता पे लेवल 8 में, आपका जो प्रमोटेड लेवल है, ठीक है। मगर आप देखिए, जो आप जब जुलाई 1 में आ जाएंगे, तो ये जो पीरियड है जनवरी 1 26 टू जून 30, ये जो जून 30
ठीक है, 2026, ये जो 6 मंथ्स, ये तो 6 मंथ्स आप कहां पर काम किए? डेपुटेशन डिपार्टमेंट में किए कि नहीं? डेपुटेशन डिपार्टमेंट में काम किए, तो ये 6 मंथ्स भी काउंट होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? ये 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो फिर आप आकर आपको एक स्कैटर पोस्ट में जून 30 आफ्टरनून में आपको रिलीव कर दिया गया, तो आप आकर जुलाई 1 फोरनून में आप ज्वाइन करोगे, तो जुलाई 1 तो फिर एक इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि ये जो 6 मंथ्स है, जनवरी 1 2026 टू जून 30 2026, जो आप डेपुटेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी 6 मंथ्स, वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए इंक्रीमेंट के लिए। तो यहां पर भी और एक इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। तो भाई आप देखिए, तो पेरेंट कैडर 55,200 हो जाएगा जुलाई 1 2026, क्योंकि फोरनून में आप ज्वाइन कर लिए। रिवर्सन टर्न्स एक्टिव बेस पे था 53,600, इज अपडेटेड विद द जुलाई 1 एनुअल इंक्रीमेंट टू 55,200 बिकॉज यू कंप्लीटेड एग्जैक्टली 6 मंथ्स ऑफ प्रोफॉर्मा सर्विस। क्योंकि ये जो प्रोफॉर्मा सर्विस मीन्स आपका डेपुटेशन डिपार्टमेंट में जनवरी 1 टू जून 30, मेरा एग्जाम्पल में आप देखिए 6 मंथ्स, तो ऑलरेडी 6 मंथ्स आप प्रोफॉर्मा जो सर्विस आप काम कर चुके हो, तो वो आपका काम आ गया इंक्रीमेंट के लिए, तो जुलाई 1 में आपको 55,200 मिलेगा। मगर आपका जो जूनियर ऑफिसर है उसको नहीं मिलेगा, उसका वही रहेगा, जूनियर ऑफिसर का 53,600 रहेगा। कब ना? जुलाई 1 2026, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट मिलेगा जनवरी 1 2027। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट मिल चुका है, एक 53,600 जो है वो फिक्स हुआ है, इंक्रीमेंट जनवरी 1 है। मगर आपको यहां पर एक इंक्रीमेंट दे दिया गया, क्योंकि जो आप डेपुटेशन डिपार्टमेंट में काम किया जनवरी 1 टू जून 30, वो 6 मंथ्स हो गया, वो क्वालिफाइंग सर्विस क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो कैरी फॉरवर्ड होने से क्या है? 55,200 हो गया, ठीक है नहीं? अच्छा, तो जनवरी 1 में भाई 55,200 होगा, तो फिर आपको जुलाई 1, तो आपका जो इंक्रीमेंट डेट हो गया जुलाई 1 हो गया, ठीक है। मगर आपका जूनियर ऑफिसर का जो इंक्रीमेंट डेट होगा, इंक्रीमेंट डेट कब होगा ना? जनवरी 1 रहेगा उसका इंक्रीमेंट डेट, मगर आपका जुलाई 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें जो डेपुटेशन पीरियड का जो क्वालिफाइंग सर्विस ऑनस्पेंट है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ये प्रोफॉर्मा प्रमोशन एक ऑन पेपर होता है, ठीक है। तो मैं ट्राई किया इसको अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।